रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं। तो जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, देखो पर्पस होता है हर चीज का, है ना। तो मैं यहाँ पे जस्ट वेव ऑप्टिक्स ही आज कंटिन्यूस कर रहे हैं हम इसमें। तो वेव ऑप्टिक्स में आज हम पोलराइजेशन पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वेव नेचर ऑफ लाइट से तीन चीजें तो हम पढ़ते हैं। पहले आपने वेव नेचर ऑफ लाइट से वी हैव स्टडीड द इंटरफेरेंस, जो कि ज्यादा होता है वेव ऑप्टिक्स में। पहली चीज आपने इंटरफेरेंस पढ़ी, और इंटरफेरेंस का मेन पर्पस क्या था, है ना, टू वेरीफाई वेव नेचर ऑफ लाइट। इसका मेन पर्पस यही तो था, टू वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ लाइट। भाई लाइट वेव होती है तो उसका इंटरफेरेंस होना चाहिए, है ना। सेकंड हमने पढ़ा बेसिकली आपका डिफ्रैक्शन, है ना। डिफ्रैक्शन का ही पर्पस वही था, है ना। डिफ्रैक्शन हैज गॉट आल्सो द सेम पर्पस, टू वेरीफाई द वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट, है ना, कि वेव नेचर ऑफ लाइट को ही ये डिफ्रैक्शन भी वेरीफाई करता है ना। तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दोनों का पर्पस सेम था, है ना। अब एक चीज आ जाती है, ऑब्वियस बात है कि दोनों चीजें साउंड में भी हो सकती है, कि भाई साउंड वेव भी जो होती है वो उसका इंटरफेरेंस भी हो सकता है, उसका डिफ्रैक्शन भी हो सकता है। तो दिस इज द कैन बी हैपन इन द साउंड वेव आल्सो, है ना, कि साउंड वेव का भी इंटरफेरेंस होता है और डिफ्रैक्शन भी होता है। और साउंड वेव सही लिखना है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इसको जस्ट ए टाइटल है ना। साउंड वेव का जो मतलब, मैं आज के टॉपिक का पर्पस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साउंड वेव जो होती है इससे लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, कि एयर में इसका नेचर कैसा होता है, इसलिए आपका लॉन्गिट्यूडनल। तो साउंड वेव का भी इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन हो सकता है ना। तो साउंड वेव या लाइट सबकी दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी है। एक चीज थर्ड जो चीज आ जाती है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द पोलराइजेशन, है ना। तो पोलराइजेशन का पर्पस क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो कोई बता सकता है क्या कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पोलराइजेशन, है ना, कि पोलराइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है। तीनों वेव नेचर से ही एड्रेस होंगी। देखो पोलराइजेशन जो होता है ये वेरीफाई करता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कि पोलराइजेशन करता है वेरीफाई द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती है, आपने पढ़ा था कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी तो उसका बेसिक नेचर कैसा होता है, बेसिकली आपका ट्रांसवर्स होता है ना। तो पोलराइजेशन का पर्पस ये है ना। मतलब इंटरफेरेंस साउंड वेव का भी हो सकता है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है ये। डिफ्रैक्शन भी हो सकता है साउंड वेव का, लेकिन साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि पोलराइजेशन सिर्फ किसका होता है, बेसिकली आपका ट्रांसवर्स वेव का होता है। जबकि साउंड वेव कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो इसका पर्पस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट अगर ट्रांसवर्स वेव है तो उसको ये वेरीफाई करता है। तो ये पोलराइजेशन हो गया, है ना। तो अब हम आज का जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। तो आज के टॉपिक में आपको पोलराइजेशन ही पढ़ना है कि पोलराइजेशन होता क्या है और पोलराइजेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो वे ऑप्टिक्स में आज का जो टॉपिक है ना, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दो। वी सर बताओ। वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के सामने क्या लिखा था, मतलब ब्रैकेट बना के? ब्रैकेट में लिखा है साउंड वेव, जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती है। ओके। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन साउंड वेव में भी हो सकता है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लेकिन पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही होता है, साउंड का पोलराइजेशन नहीं हो सकता है ना। तो आज जो आपका टॉपिक है दैट इज योर पोलराइजेशन, है ना। आपके दो ही टॉपिक अब वेव ऑप्टिक्स में बच गए, पोलराइजेशन एंड डॉपलर इफेक्ट। पोलराइजेशन, देखो पोलराइजेशन का जो मेन पर्पस है मैंने आपसे बता दिया कि पोलराइजेशन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सर डॉपलर इफेक्ट तो हो गया था ना पिछले चैप्टर में। नहीं, वो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड था। ओके सर। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट भी होता है ना, कि डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट भी हम पढ़ेंगे इसमें।
तो पोलराइजेशन जो होता है नॉर्मली ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी होती है ना। तो हम आ जाते हैं कि बेसिकली हम पोलराइजेशन को डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हाट इज पोलराइजेशन, है ना। तो यहाँ पे हम ये एक वर्ड यूज करते हैं, इफ इन ए वेव, है ना, इसको आप ठीक से लिखना है, इसी में सारा कंसेप्ट है। इफ इन ए वेव ऑसिलेशन टेक्स प्लेस, oscillation takes place in all possible direction, in all possible direction, है ना। कि ऑसिलेशन जो होता है अगर वो सारी पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, है ना, इट इज कॉल्ड, राइट, अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपका अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। कि अगर ऑसिलेशन जो होगा सारी डायरेक्शन में होगा तो इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। एंड इफ ऑसिलेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू, oscillation is restricted to a single direction, perpendicular to direction of propagation of light, direction of propagation of light, है ना। then light is called है ना polarized light, polarized light, and this process is known as a polarization, है ना, is called polarization, है ना। किसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली आपका पोलराइजेशन बोलते हैं, है ना। तो जस्ट आपका ये आ गया कि इफ इन ए वेव oscillation takes place in all possible direction, it is called the unpolarized light. If oscillation is restricted to a single direction, perpendicular direction of propagation of light, then light is called the polarized light. And इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका पोलराइजेशन, है ना। तो अब एक चीज है कि किसी भी लाइट में क्या चीज ऑसिलेट करता है, कैन एनीबॉडी कैन आंसर व्हाट ऑसिलेट इन लाइट। जैसे साउंड में तो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, किसी मैकेनिकल प्ले वेव में जो उसके पार्टिकल्स मीडियम, फोटॉन्स, है ना। इन मैकेनिकल वेव की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल वेव में मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। मैकेनिकल वेव की जब भी हम बात करेंगे तो मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, है ना। अब ये लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या चीज ऑसिलेट करेगी, वेव के ऑसिलेट फोटॉन, नहीं करते, नहीं फोटोन बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करते हैं। क्या चीज ऑसिलेट करती है, फोटोन तो एनर्जी के पैकेट्स को हम फोटोन बोलते हैं, उसका ऑसिलेशन, पार्टिकल्स, नहीं पार्टिकल तो उसमें होते ही नहीं है, मीडियम तो होते ही नहीं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, हाँ, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। कि भाई मैंने पहले बताया भी था आपको उसमें कि जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या चीज ऑसिलेट करेगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ये जस्ट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ही तो होता है। दिस इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्योंकि इसको मीडियम से तो कोई मतलब होता ही नहीं है लाइट को, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम से क्या मतलब है ना। मैकेनिकल वेव में जो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी हम एक चूज कर लेते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन इस फॉर्म में लिखवा दिया था आपको, ई इक्वल टू जो होता है वो आपका होता है ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऑसिलेशन वर्ड यूज हुआ है, दिस इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रही है, अगर वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है तो उसको हम अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, है ना। अगर उसके ऑसिलेशंस को हम एक सिंगल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर दें
तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपकी पोलराइज लाइट, है ना। कि अगर उसके ऑसिलेशंस को अगर हम एक सिंगल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर दें तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका पोलराइज लाइट या प्लेन पोलराइज लाइट, एक ही चीज होती है। पोलराइज लाइट ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। मतलब जस्ट ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं इस तरह से कोई प्लेन बना लूं कि सपोज आपका ये इस तरह से कोई प्लेन है, एक प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ले सकते थे, कोई भी एक चूज कर लेते हैं इसमें, तो नॉर्मली हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही चूज करते हैं, है ना। कई जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही हम चूज करते हैं। तो अनपोलराइज लाइट में क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है प्लेन में हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है ना। किस तरह से ऑसिलेशन की जो डायरेक्शन होती है वो पूरे प्लेन में ऐसे होती है ना। तो इस तरह की लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। जब इसी को एक सिंगल डायरेक्शन में अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर लें तो इसी को हम बोलते हैं पोलराइज लाइट, है ना। कि जब भी हम एक सिंगल डायरेक्शन में इसको अगर रेस्ट्रिक्ट कर ले हम इसे, तो इसी को हम बोलते हैं पोलराइज लाइट। कि भाई इसी प्लेन में, है ना, कि किसी एक प्रोसेस से अगर हम इसको सिंगल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर लें तो दिस इज नोन एज ए पोलराइज लाइट। तो पोलराइज लाइट में क्या होगा, आपका ऑसिलेशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आ जाएगा खाली, है ना। कि एक सिंगल डायरेक्शन में पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं इसलिए आपकी पोलराइज लाइट, है ना। तो वही बात है कि अनपोलराइज, पोलराइज, इसमें ऑसिलेशन एक ही डायरेक्शन में होता है, वर्टिकल हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, कोई भी हो जाए, तो ये आपके पोलराइज्ड हो गई, है ना। और ये जो अनपोलराइज्ड को पोलराइज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, दिस इज नोन एज ए पोलराइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, है ना। तो आप ध्यान रखना, जब भी कोई अनपोलराइज लाइट पोलराइज में कन्वर्ट होती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। कि अगर कोई अनपोलराइज लाइट है ना, इसकी इंटेंसिटी अगर मैं बोलता हूं कि सपोज 2I0 है ना, कि इस अनपोलराइज लाइट की अगर इंटेंसिटी 2I0 है, तो जब ये पोलराइज में कन्वर्ट होगी तो अब इसकी इंटेंसिटी I0 हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा जो ऑसिलेशंस है उसको हम प्रिवेंट कर देते हैं, तो इंटेंसिटी की वैल्यू हाफ हो जाती है ना। कैसे हाफ होती है आप समझ जाओगे अभी, पहले आप इसको लिख लो। ये डेफिनेशन है पूरे चैप्टर का और ये मैंने डायग्राम बना दिया, है ना। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये आपका जो नेत्र आप बिल्कुल सही बता रहे हो, ये ऑर्गेनिक में भी है ना। ठीक है नहीं। हाँ, जो भी अभी तक हम पढ़ रहे थे वो अनपोलराइज था, है ना। कि जो हम लाइट पढ़ रहे थे सारी अनपोलराइज थी, पोलराइजेशन पहली बात ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। नहीं, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी नहीं है, इंटेंसिटी है खाली ये। भाई किसी भी अनपोलराइज लाइट की अगर इंटेंसिटी 2I0 है, तो जब पोलराइज्ड होगा तो हाफ हो जाता है ना। कि पोलराइजेशन के बाद ये हाफ हो जाता है। मैं इसको लिख भी देता हूँ, मैं इसको अभी लिख भी दूंगा आपको। ये आप केमिस्ट्री में भी आता है ना, कि भाई लाइट को ये पोलराइज कर सकती है चीजें। बहुत सारे कंपाउंड या क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देते हैं, है ना? ये आपका पोलराइजेशन का बेसिक मतलब हो गया। सर सो बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एक डायरेक्शन में डायरेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पूरे प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा था उसको एक सिंगल डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं सिंपली आपका पोलराइजेशन, है ना। बेटा अब ये केमिस्ट्री वाले टर्म्स मेरे से मत बोलो, वो तो अलग चीज है, वो आप उसी में पढ़ना। यहाँ पे तो मैं सिंपल जो बताऊंगा वो करूंगा मैं, है ना। ऐसे बोल सकते जैसे कि प्रिज्म में सारे कलर के लाइट्स आ रहे हैं, देन इट बिकम्स वन वेव, हाँ सही बात। लाइट। हम्म, है ना? ये आपका कैसे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस को एक सिंगल डायरेक्शन में जब रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं सिंपली आपका पोलराइजेशन। सर आज चैप्टर खत्म हो जाएगा? देखते हैं, आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो हो ही जाएगा। सर आप आज नहीं, एक बार फॉर्मूला शीट दे सकते हाँ हैं फॉर्मूला डेटा मैं फॉर्मूला? नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बेटा, फ्राइडे के दिन, है ना। फ्राइडे के दिन पूरा फॉर्मूले की लिस्टिंग करूंगा मैं, है ना। आज तो पहले पोलराइजेशन पढ़ लेते हैं, फिर देख लूंगा नेक्स्ट क्लास में कोई छोटी मोटी चीज बची होगी तो पढ़ा दूंगा, फॉर्मूले की लिस्टिंग कर लेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे।
तो आपका ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में 100% कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आगे कैन पोलराइज लाइट क्या होगी, पोलराइज्ड होगी। अब एक चीज है ना, अब हम पोलराइज करें कैसे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन बहुत रैंडमली हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, उसको कैसे पोलराइज करें। देखो इसको समझने के लिए ना, लाइट तो इनविजिबल चीज है, तो लाइट से आपको समझ में नहीं आता है, तो हम ऐसा चीज लेते हैं जो आपको फिजिबल हो। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, पोलराइजेशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। इससे हम समझते हैं, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हम उसको यूज कर लेंगे। पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। कि अगर स्ट्रिंग में कोई ट्रांसवर्स वेव हमने जनरेट की है, तो किसी भी ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन हो सकता है, तो चाहे वो स्ट्रिंग में क्यों ना जनरेट हो, तो इसका ही पोलराइजेशन हो जाता है। तो इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करूंगा ना, आप एस टी वर्मा की अगर बुक रखोगे तो उसने वो चेयर का लिया हुआ एग्जाम्पल है ना, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट एक कार्डबोर्ड और स्लिट ले लेता हूँ, है ना, कि यहाँ पे एक आपका सपोज आपका कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड से आपने एक स्लिट ले लिया ऐसे, है ना, वही इसमें आपने इस कार्डबोर्ड में एक आपका स्लिट ले लिया ऐसे। ये मैं अभी वेव ऑन स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, लाइट की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे आपने एक हल्का सा ऐसा स्लिट बना लिया एक ऐसे, दिस इज योर स्लिट, है ना। एक्चुअली में स्लिट जो होता है ये एक्ट करता है एज ए पोलराइजर, एक्ट एज पोलराइजर। वह स्लिट से अनपोलराइज्ड वेव को हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कोई स्ट्रिंग ले लेता हूँ, है ना, कोई टाइट स्ट्रिंग आपने ऐसा ले लिया और इसके एक एंड को आपने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली आपका इसको अगर हम सही से डायग्राम बनाए तो जो सही डायग्राम होगा वो ऐसा हो जाएगा, है ना। ये तो आपको दिखेगा नहीं ना, ये इससे पास होके ऐसे निकल रहा है लाइक दैट, है ना। ये स्ट्रिंग थी, ऐसे पास होके से कर दिया हमने क्रॉस, और एक एंड पे आपने इसको फिक्स कर लिया, दूसरे एंड पे क्या कर दिया, बेसिकली आपने इसको फिक्स कर लिया। तो आपको तो इसमें वेव हम कैसे जनरेट करेंगे, एक एंड पे हम क्या करेंगे, ऑसिलेशंस क्रिएट करेंगे। एक एंड पे आपने फिक्स कर दिया और यहाँ पे मैं डिस्टर्बेंस करूंगा, तो मैं डिस्टर्बेंस दो डायरेक्शन में तो कर सकता था। इस वेव को मुझे अगर डिस्टर्ब करना है या ऑसिलेट करना है तो मैं साइमल्टेनियसली दो डायरेक्शन में भी कर सकता था। मैं क्या करता हूँ कि इसको वर्टिकली भी ऑसिलेट करता हूँ, है ना, और प्लेन के परपेंडिकुलर भी ऑसिलेट करता हूँ ऐसे, है ना, कि भाई प्लेन के परपेंडिकुलर भी एक साथ ऑसिलेट करता हूँ और वर्टिकली भी डिस्टर्ब करता हूँ। तो यहाँ पे जो वेव जनरेट होगी वो कैसे जनरेट होगी, अब जब डिस्टर्बेंस जनरेट होगा तो डिस्टर्बेंस भी ऐसा होगा, एक तो इसकी भी ऐसे जनरेट होगा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर भी ऐसे जनरेट हो जाएगा। और समझ गए मेरी बात, कि जो मैंने वर्टिकल ऑसिलेशन किया है उसकी वजह से ये पल्स जनरेट हो गई, और मैंने इस डायरेक्शन में जो प्लेन के परपेंडिकुलर किया है उसकी वजह से ये पल्स जनरेट हो गई। अब ये पल्स मूव करेंगे वेव में किसी वेव वेलोसिटी v से, है ना। तो ये तो अनपोलराइज लाइट है कि इसमें जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं ये वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हो रहे हैं और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी हो रहे हैं। ये जो होता है इसको हम बोल सकते हैं, लाइट तो नहीं बोलेंगे, ये आपकी अनपोलराइज्ड वेव होगी, है ना। ऑब्वियस बात है, जब ये अनपोलराइज्ड वेव यहां से पास होगी देन व्हाट विल हैपन, क्या ट्रांसमिट होगा। अब देखो क्या ऐसी निकल जाएगी बाहर, नहीं, यहाँ पे सिर्फ इसी ऑसिलेशन को तो ट्रांसमिट कर पाएगा जो स्लिट के अलॉन्ग है। जो परपेंडिकुलर होगा तो टकरा के यहाँ पे रुक जाएगा ना, जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो तो टकरा के रुक जाएगा, तो स्लिट के अलॉन्ग जो ऑसिलेशन हो रहा है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, और जो परपेंडिकुलर था वो यहाँ पे स्ट्राइक करके यहाँ पे रुक जाएगा। तो जब यहाँ से वेव बाहर निकलेगी तो इसमें ये नहीं होगा, बल्कि एक सिंगल प्ले डायरेक्शन का ऑसिलेशन होगा ये, है ना। तो इसको हम बोलेंगे अब ये वेव पोलराइज्ड होगी, है ना। तो अनपोलराइज थी, मल्टीपल डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहे थे, जब इससे पास हुई तो ऑसिलेशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। इसको आप ऐसे शो कर दो कि मीडियम पार्टिकल जब एनकाउंटर करेगी तो इसको ऐसे ऑसिलेट कर देगी, है ना। तो अब एक सिंगल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अनपोलराइज से पोलराइज हो गई। तो इसमें समझना तो बिल्कुल आसान है कि कोई स्ट्रिंग जो है अगर किसी स्लिट या वो चेयर के बीच से पास करे, है ना, चेयर में भी आपके बैकवर्ड पोर्शन पे इस तरह से बने होते हैं ना स्लिट्स, उससे अगर पास करे तो उसका पोलराइजेशन हो सकता है ना। अब एक चीज है कि लाइट में ऐसा कैसे सोचें हम कि भाई लाइट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट करता है वो मल्टीपल डायरेक्शन में करता है, तो वो कैसे पोलराइज होगा।
है ना। तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या होता है कि लाइट के पोलराइजेशन के लिए हम ये बोलते हैं कि कुछ आपके क्रिस्टल्स होते हैं, हाँ, कि हम यहाँ पे पोलराइड्स यूज करते हैं, है ना, कि यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बेसिकली आपका पोलराइड्स, है ना, कि पोलराइड्स आप यूज करोगे। तो पोलराइड्स क्या होता है, ये स्पेशली कट क्रिस्टल्स होते हैं ऑफ टॉर्मलिन, है ना, कि यहाँ पे जो पोलराइज या पोलराइजर जो इस केस में होता है, ये क्या होता है, स्पेशली कट क्रिस्टल ऑफ, है ना, एक सब्सटेंस होता है वी कॉल्ड एज अ टॉर्मलिन, टॉर्मलिन एक्ट एज ए, है ना, कि जो स्पेशली कट क्रिस्टल ऑफ टॉर्मलिन होता है एक्ट एज ए स्लिट फॉर लाइट, स्लिट फॉर लाइट, है ना, कि जैसे यहाँ पे एक स्लिट अपने बोर्ड में बना दिया है, ऐसे जो स्पेशली कट क्रिस्टल ऑफ टॉर्मलिन सब्सटेंस होगा एक्ट एज ए स्लिट फॉर लाइट, है ना, नोन एज राइट पोलराइजर, इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका पोलराइजर, है ना। तो क्या होता है कि एक आपका क्रिस्टल है टॉर्मलिन, उसकी अगर मैं कोई शीट ऐसे ले लूं, है ना, कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कोई शीट ले लूं, तो जैसे इसमें आपके बने हुए हैं ना, इसमें आपने स्लिट बनाया है, तो इसमें ऑप्टिकली आपके एक्सेस होते हैं कि भाई स्लिट का इक्विवेलेंट यहाँ पे ऑप्टिकल चीजों के लिए होगा, लाइट के लिए वो एक्ट करता है एज ए स्लिट, है ना, कि लाइट के लिए कैसे एक्ट करेगा स्लिट, तो इसमें भी आपकी इस तरह के एक्सेस ऑफ पोलराइजेशन बने होते हैं, है ना, कि स्पेशली कट जो क्रिस्टल्स होता है उसमें क्या होता है बेसिकली आपके एक्सेस ऑफ पोलराइजेशन होते हैं, है ना, ये जो मैंने बनाया है इसी को मैं बोलता हूँ एक्सेस ऑफ पोलराइजेशन, एक्सेस ऑफ पोलराइजेशन, है ना। तो क्या होगा जब अनपोलराइज लाइट इससे पास होगी, है ना, कि ऐसी लाइट जो है जो कि अनपोलराइज लाइट है ना, किसी स्पीड ऑफ लाइट सी से ऐसे जा रही है, तो जब इससे पास होगी तो पोलराइज हो जाती है, इसका जो ऑसिलेशन है एक सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो सिंपल सा इसका पर्पस ये होता है कि इट अलाउ ऑसिलेशन along the direction of axis of polarization, axis of polarization, है ना। तो फिजिकली तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि ऐसे स्लिट होगी तो ऐसा हो सकता है तो इसी के इक्विवेलेंट जो लाइट में होता है, अब लाइट में ऐसे पास करने से नहीं होगा ना, वैसे करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में उसको थोड़ी कर पाएगा, तो उसके लिए कुछ सब्सटेंस होते हैं स्पेशली कट क्रिस्टल ऑफ टॉर्मलिन एक्ट एज ए स्लिट फॉर लाइट, और इसी को हम क्या बोलते हैं पोलराइजर, और इसमें इस तरह से एक्सिस बनी होती है, इसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। तो जो भी ऑसिलेशंस इसके अलोंग होगा वो ट्रांसमिट हो जाता है और बाकी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कि बाकी जो ऑसिलेशंस होंगे वो क्या होते हैं बेसिकली आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये पोलराइड्स का काम होता है। तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा आपका, इस तरह से, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर हाँ बताओ। सर तो जो पोलराइज सनग्लासेस होते हैं उसमें यही लगा होता है क्या? यही लगा होता है पोलराइजर से सन ग्लासेस में, यही लगा होता है बिल्कुल। ओके। वो नॉर्मली मैं बताता हूँ उसका कंसेप्ट क्या है, तभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ये टूरमलीन क्या होता है? टॉर्मलिन एक सब्सटेंस का नाम है बेटा, अच्छा सर। कोई क्रिस्टल है, टॉर्मलिन होता है और भी कई होते हैं, मैंने तो एक ही नाम लिखा है ना, कि टॉर्मलिन होते हैं, वो भी एज ए एक्ट करता है ना, तो वो भी एज ए पोलराइजर एक्ट करता है आपका। हाँ जेम स्टोन बता रहे हैं कोई, ये मतलब महंगा चीज होता है, कई बार यूज होता है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म भी जो होता है वो भी एज ए पोलराइजर की तरह वर्क करता है ना, कि निकोल प्रिज्म जो होता है, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बोला है जेम स्टोन है टॉर्मलिन, बिल्कुल सही है ना, महंगा होगा तभी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो जो पोलराइड ग्लास होते हैं आपके सन ग्लासेस होते हैं उसमें यही कंसेप्ट यूज होता है ना, वो लाइट को पोलराइज ही कर देता है और उससे इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब देखो जब भी अनपोलराइज लाइट पोलराइज्ड होगी तो बहुत सारा तो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा ना, सिर्फ ये ट्रांसमिट होगा
वही मैंने बोला है कि अगर ये आपका 2I0 इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। जब अनपोलराइज लाइट पोलराइज होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हाफ हो जाएगी। तो मेन चीज आपको ये समझना है कि किस ऑसिलेशन को अलाउ करेगा, जो एक्सिस ऑफ पैरेलल के अलाउंग होगा, और उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस को ये क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं इसलिए आपका पोलराइजर। सर सर बोलो। वो स्लिट के बाद आपने क्या लिखा है पोलराइड्स की डेफिनेशन में? स्पेशली कट नहीं सर, स्लिट फॉर लाइट, फॉर लाइट, ओके सर। फॉर लाइट। जैसे स्प्रिंग के लिए स्लिट एक्ट कर रहा है तो ये एक्ट एज ए स्लिट करेगा किसके लिए, लाइट के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका पोलराइजर बोलते हैं, वी कॉल एज ए पोलराइजर, है ना। और ये वही है कि जो ऑसिलेशंस होगा, जो स्लिट के एक्सिस के अलोंग होगा उसको ट्रांसमिट कर देगा, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो जस्ट मैंने एनालॉजी बताई है, इसमें सिमिलैरिटी होती है। तो ये दोनों ट्रांसवर्स वेव हैं, तो अगर ट्रांसवर्स वेव है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम है। ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन हो सकता है। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल होती तो लॉन्गिट्यूडनल का कैसे पोलराइजेशन होता, इसमें तो सीधे चले जाती है ना ये। तो हमेशा पोलराइजेशन किसका होता है, इसलिए आपका ट्रांसवर्स वेव का होता है ना। तो इसी को पोलराइज बोलते हैं। बेटा कुछ नहीं है कि इसी को हम बोल रहे हैं, टॉर्मेलिन का एक क्रिस्टल है और टॉर्मेलिन के क्रिस्टल में इस तरह से लाइंस बनी होती है, इसी लाइंस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। तो जब अनपोलराइज लाइट इससे पास होगी तो जो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के अलोंग वाला ऑसिलेशन होगा वही सिर्फ ट्रांसमिट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, हाँ। कि बाकी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसलिए आपके एब्जॉर्ब। सर एक बार वापस बताएंगे कि वो 2I0 और I0 में क्या डिफरेंस है? हाफ ही पार्ट होता है क्या? हाफ होता है हमेशा। अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी 2I0 है, जब पोलराइज्ड हो जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, ओके सर। है ना। कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, इसको आप लिख लो, बार बार यूज हो, लाइट becomes polarized, है ना, then its intensity become half। है ना, कि जब भी आपकी अनपोलराइज लाइट पोलराइज्ड होगी तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा हाफ हो जाएगी। ये आपका बेस, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं किस पोलराइजेशन में क्या लॉ होगी। तो सिर्फ इसमें दो ही लॉ होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर हमेशा, ध्यान रखना इसमें क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो चीज पढ़ते हैं यहाँ पे, वी स्टडी लॉ ऑफ मैलस, है ना। इसका जो फर्स्ट लॉ होता है दिस इज पोलराइजेशन में, दिस इज नोन एज ए लॉ ऑफ मैलस। Sir, then the intensity becomes half, right? इंटेंसिटी बिकम हाफ। जब भी अनपोलराइज लाइट पोलराइज्ड होगी तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है ना, इंटेंसिटी बिकम हाफ। क्या करेंगे, हाँ वो उसमें ऑमिट हो गया होगा, नीट में तो आएगा ही बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, है ना, नीट में तो आता है। Done, sir. When unpolarized light become polarized, intensity become half, इंटेंसिटी इसकी हाफ हो जाती है। हो गया सर। ये आपका बेस। इसके बाद हम आ जाते हैं लॉ ऑफ मैलस के ऊपर। तो लॉ ऑफ मैलस को हम इस तरह समझ सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल डायग्राम बनाता हूं मैं, है ना, कि क्या होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे आपको समझना होगा।
है ना, कि अब यहीं से सब चीजें हम थोड़ा सा इसी से समझते हैं, लॉ ऑफ मैलस से। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अनपोलराइज लाइट बना लो। ये सपोज आपका कोई प्लेन है, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा तो उसी को अनपोलराइज बोलते हैं। तो आप कुछ एक्सेस भी चूज कर लेते हैं। ये आपका वाई एक्सेस हो गया, है ना, ये सपोज आप एक्स एक्सेस ले लो, है ना, और ये आपका जेड एक्सेस हो गया ऐसे, है ना, 3 एक्सेस हमने डिफाइन कर लिया, एक्स एक्सेस हो गया। तो अगर अनपोलराइज लाइट है ना, तो यहाँ पे पूरे वाइजेड प्लेन में ऑसिलेशंस होते रहेंगे। तो जब ये ऑसिलेशन पूरे वाइजेड प्लेन में हर डायरेक्शन में होंगे, है ना, तो इसी को हम बोलेंगे अनपोलराइज लाइट, है ना। तो ये आपकी अनपोलराइज लाइट हो गई, लाइट, है ना, ऑसिलेशन इन वाइजेड प्लेन, वाइजेड प्लेन में ऑसिलेशंस आपके हो रहे हैं। और जिस प्लेन में ऑसिलेशन होते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव मूव करती है ना। ये आपको पता है कि जिस प्लेन में ऑसिलेशन ले रहे हो आप, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइट मूव करेगी, तो लाइट का जो मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो आपकी ये हो जाएगी, है ना, कि इस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट से आपकी लाइट ट्रेवल करेगी, है ना, कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी ऐसे, है ना। और ऑसिलेशंस जो है इस प्लेन में ऐसा हो रहा है। तो कई बार क्या होता है ना, ये थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। अवश्य बात है, वाईजेड प्लेन में अगर कोई भी ऑसिलेशन हो रहा है तो उसका एक कंपोनेंट वाई होगा, एक कंपोनेंट जेड होगा। तो मान लो अगर जैसे ये तो वाई के अलॉन्ग ही है, ये जेड के अलॉन्ग है, अगर कोई इन दोनों के बीच में होगा तो रिजॉल्व करके वाई और जेड में कन्वर्ट कर देंगे हमसे। तो वाईजेड प्लेन में 2 ही कंपोनेंट पॉसिबल है, वाई एंड जेड। तो इसी अनपोलराइज लाइट को ना हम कई बार सिंबॉलिकली ऐसा शो कर देते हैं कि अनपोलराइज लाइट में एक वाई एक्सिस वाला ऑसिलेशन बनाते हैं, है ना, और यहाँ पे एक डॉट बना देते हैं ऐसे, डॉट। डॉट मतलब जो है वो ऑसिलेशन जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है ना, कि भाई जो डॉट है, डॉट का मतलब हो जाएगा ऑसिलेशन किसके अलॉन्ग हो रहा है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो अभी भी ये अनपोलराइज लाइट ही है, कि भाई इसी को मैंने इस तरह से प्लॉट कर दिया है ना, कि ये भी अनपोलराइज लाइट थी और इसी को मैंने ऐसा प्लॉट कर दिया है कि ऐसा शो करने के बजाय वाई वाला ऑसिलेशन ले लेता हूँ और जेड वाला ले लेता हूँ, बाकी बीच में होगा उसके कंपोनेंट स्प्लिट कर देंगे हम। तो ये भी अनपोलराइज लाइट है। अब इसी को मुझे पोलराइज करना है, तो पोलराइज करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्पेशली कट टॉर्मलिन क्रिस्टल ले लूंगा। सर यहाँ पे जेड परपेंडिकुलर होगा ना? हाँ, जेड परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। या भी आप पढ़ोगे कि जब भी हम ये डॉट ऐसे यूज करते हैं ना, तो डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना, कि जो भी आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, कि डॉट का मतलब हो जाएगा ऑसिलेशन किसके अलॉन्ग हो रहा है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। तो ऑसिलेशन का पैटर्न सेम ही रहेगा ना, हम लोग कोई भी एक्सिस कंसीडर कर ले तो? हाँ, कोई भी ले ले, कोई भी प्लेन ले सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पैटर्न एम्पलीट्यूड सेम ही रहेगा इसका, है ना, कि ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, इसलिए आपका सेम ही रहेगा। तो बस था कि हर डायरेक्शन को शो करने के बजाय मैं वाई और जेड में स्प्लिट करके बस शो कर दिया मैंने अनपोलराइज लाइट को। अब इसका अगर मुझे पोलराइजेशन करना है तो यहाँ पे एक पोलराइजर लगाना होगा। तो एक सामने में पोलराइजर आप लगा दो ऐसे, यहाँ पे हम बेसिकली आपका एक इस तरह से पोलराइजर लगा लेते हैं, ये आपका गया। और इस पोलराइजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन क्या है, तो इसका एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन हम ऐसा ले लेते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, है ना, ये आपका आ गया। तो इस चीज को हम बोलते हैं पोलराइजर। जो टॉर्मलिन का क्रिस्टल अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करेगा, दिस इज नोन एज ए पोलराइजर, इसको पोलराइजर बोलते हैं। तो जब लाइट यहाँ से ट्रांसमिट होगी तो जेड वाला नहीं आएगा ना, सिर्फ वाई वाला ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ पे लाइट पोलराइज्ड होगी, लाइट पोलराइज्ड होके इसमें एक सिंगल डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट होगी, है ना, कि जो मल्टीपल डायरेक्शन था उसकी जगह पे सिंगल डायरेक्शन आ गया। तो ये जो लाइट होगी ये आपकी पोलराइज्ड होगी, है ना। और जब पोलराइज्ड होगी तो अभी मैंने बोला हमेशा इंटेंसिटी ऑफ हो जाती है ना, कि इंटेंसिटी जो होगी, पहले अगर इंटेंसिटी में इसकी 2I0 ले लूँ तो ये हाफ होके अब इंटेंसिटी I0 हो जाएगी, क्योंकि हाफ तो एब्जॉर्ब हो गया, कि भाई सिर्फ वाई वाला ही तो ट्रांसमिट हुआ, पूरा जेड वाला जो उसका हाफ पोर्शन था वो तो एब्जॉर्ब हो गया, ऐसा हो गया। अब पोलराइजर के आगे एक और हम क्रिस्टल लगाते हैं लॉ ऑफ मॉलस डिफाइन करने के लिए। लॉ ऑफ मॉलस डिफाइन करने के लिए हम एक और क्रिस्टल लगाते हैं इसके आगे,
फॉर डिफाइनिंग द लॉ ऑफ मैलिस। वो भी सेम होगा, पोलराइजर ही, नाम उसका चेंज कर देते हैं हम इसे कि भाई जो है ना, यहाँ पे हम एक और क्रिस्टल ऐसे लगा लेते हैं, है ना, एकदम सिमिलर ही है, सिमिलर ही है, मतलब सिमिलर इन द सेंस कि ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इसको हम एक नाम देते हैं एनालाइजर, क्योंकि ये पोलराइज नहीं कर रहा है ना, ये तो जस्ट एनालाइज करने के लिए हमने यूज किया है दोनों चीजें सेम। लेकिन जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देता है उसको हम पोलराइजर बोलते हैं। अब पोलराइज लाइट अगर किसी दूसरे पोलराइड में जाके स्ट्राइक करेगी तो उसको हम एनालाइजर नाम देते हैं। बस फर्क ये होता है कि इसका जो एक्सेस है किसी एंगल पे ले लेते हैं हम, कि इसका जो एक्सेस है और पोलराइजेशन है ये किसी एंगल पे होता है ना, इसका जो एक्सेस जो आता है वो किसी एंगल पे आपने ले लिया, है ना, ये आपने किसी एंगल पे ले लिया, और ये एंगल जो होगा पहले से सपोज थीटा एंगल पे है। एनालाइजर भी है तो पोलराइजर ही ना। हाँ है वो पोलराइजर ही, लेकिन पोलराइजर हम इसको नाम नहीं देते हैं क्योंकि पोलराइजर का काम होता है अनपोलराइज्ड को पोलराइज कर देना, तो पोलराइज तो हो ही चुकी है, तो टॉमलिन क्रिस्टल ही है, इसलिए हम इसको पोलराइजर नहीं बोलते हैं कि भाई पोलराइज्ड अब आगे भी जाएगी तो पोलराइज ही रहेगी, हो सकता है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाए लेकिन रहेगी वो पोलराइज्ड, तो इसलिए हम इसको नाम क्या देते हैं बेसिकली आपके एनालाइज। और ये एंगल कुछ ले लेते हैं, भाई इसका एक्सिस तो ऐसा है वर्टिकल, इसका एक्सिस आपने किसी एंगल पे ले लिया ऐसे, है ना, इन दोनों का एक्सिस आपने किसी एंगल पे ले लिया है और इन दोनों के एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो आप ले लो थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, है ना, ये थीटा एंगल है। अब इसको चाहे तो यहाँ शो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता वर्टिकल से, मैंने थोड़ा सा इससे रिलेशन के लिए ऐसे शो कर दिया है, अदरवाइज तो ये वर्टिकल से एंगल ही तो है, ये जो एंगल थीटा है वो वर्टिकल से ही तो एंगल है ना। तो अब अगर ये लाइट पास हो जो कि ऑलरेडी पोलराइज्ड हो चुकी है, अब अगर पास होगी तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू दिस लाइट? Unpolarized. नहीं अनपोलराइज नहीं है, पोलराइज ही, एक बार पोलराइज्ड होगी तो पोलराइज्ड ही रहेगी, वो अनपोलराइज नहीं होगी। सर हम ऐसे ही रहेंगे Direction क्या? में जाएंगे। नहीं जाएगा अब light। इसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, I0/2 हो जाएगी। डायरेक्शन वही रहेगा ना। हाँ वही डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, सही बात है। सर वो एनालाइजर के एक्सिस के डायरेक्शन में हाँ एनालाइजर के And एक्सिस के intensity डायरेक्शन में decrease हो चली जाएगी। जाएगी, सही बात बोल रहे हो। और इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो सही बात बोला इन्होंने, ऑसिलेशन का एक्सिस चेंज हो जाएगा, है ना। तो लेकिन नॉर्मली इंटेंसिटी तो एनर्जी है ना, एनर्जी को कभी हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, हम रिजॉल्व करेंगे एम्पलीट्यूड को। मैं ऐसा मान लूंगा कि अगर आई नॉट इंटेंसिटी है तो इसके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड ई नॉट है ना। तो अब हम बोलेंगे जब ये इससे ट्रांसमिट होगा तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, अब ये इसके अलोंग आ जाएगा, ऐसे ऐसा रहेगा, पोलराइज्ड है, अभी भी एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, एक डायरेक्शन में जब भी होता है तो पोलराइज्ड ही रहता है। हाँ अब इसका एम्पलीट्यूड जो पहले ई नॉट था, अब ई नॉट का सिर्फ कॉस कंपोनेंट ट्रांसमिट होगा, साइन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसलिए आपका इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो अब इसका जो इंटेंस एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो आपका ई नॉट कॉस थीटा हो जाएगा, ये चेंज आ जाएगा, है ना। और इस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी। तो अनपोलराइज्ड लाइट पहले पोलराइज्ड हो गई, फिर इसका एम्पलीट्यूड जो ई नॉट था, ई नॉट से कॉस थीटा हो गया, तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है। तो अगर ई नॉट एम्पलीट्यूड था तो इंटेंसिटी आई नॉट थी, मैं लिख सकता हूँ आई नॉट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसकी इंटेंसिटी मैंने आई ले ली है इस लाइट की जो बाहर निकली है, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका ई नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, कि पहले इंटेंसिटी आई नॉट थी, अब आई होगी तो ये आ जाएगा, तो इससे आई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर हम आई बाई आई नॉट ले लें तो आई बाई आई नॉट की वैल्यू आपकी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, मतलब यहाँ से जो इंटेंसिटी निकलेगी वो आपकी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगी। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है इसी को हम लॉ ऑफ मेलस बोलते हैं। तो लॉ ऑफ मेलस का मतलब अगर पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल थीटा है, अगर आई नॉट इंटेंसिटी से पास हो रहा है एनालाइजर में, तो इससे जो इंटेंसिटी आएगी आई की वैल्यू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा है। दिस इज नोन एज ए लॉ ऑफ मेलस। सारे न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्म लेके आएंगे, ये प्रोसेस आप समझना।
इस तरह से कर रहे हैं इसमें, है ना। तो वही इंटेंसिटी कम कर देता है ना पोलराइज्ड ग्लास जो होते हैं। पोलराइज्ड सन ग्लास क्या करते हैं, हार्मफुल रेडिएशन की इंटेंसिटी आपके आंख के अंदर जाने नहीं देते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम एंगल चेंज करते जाए, मान लो एंगल मैंने थीटा लिया है, मान लो मैं थीटा 90 कर दूं तो क्या होगा, थोड़ी भी लाइट पास नहीं होगी। मान लो यहाँ पे थीटा 90 हो जाए तो इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पोलराइड जो सन ग्लासेस यूज करते हैं, तो सन के जो हार्मफुल रेडिएशन होते हैं आपके आई में एंटर ही नहीं करते हैं। उसका कंसेप्ट यही है। चाहे जो ग्लासेस के ऊपर फिल्म हम लगाते हैं, है ना, लाइट को रोकने के लिए, वो भी पोलराइजिंग शीट ही होती है ना, पोलराइजिंग शीट ही होती है। तो पोलराइजेशन से उसका रिलेशन होता है ना। तो ये सारा कंसेप्ट काफी प्रैक्टिकल चीजें हैं सर, है ना। है ना, ये आपका इस से रिजॉल्व कर देते हैं बेटा। रिजॉल्व ऐसा भाई, जैसे इनॉट इंटेंसिटी ये है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस ई नॉट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये कंपोनेंट तो हो जाएगा ई नॉट कॉस थीटा, तो ई नॉट कॉस थीटा इसके अलॉन्ग है, वो ट्रांसमिट कर जाएगा, और जो ई नॉट साइन थीटा उसके परपेंडिकुलर होगा वो रुक जाएगा। तो ई नॉट कॉस थीटा ये ट्रांसमिट हो जाएगा आपका, है ना। तो ट्रांसमिशन के बाद आपका ये आ जाएगा। थीटा जो होता है एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन होता है, कि दोनों के जो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है उसके बीच का एंगल है। बेटा व्हाट इज आफ्टर एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन लिखा है मैंने, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन। ये आपका लेगा इस तरह से, है ना। तो ये लॉ ऑफ मेलस होता है कि अगर दोनों पोलराइजर के बीच में थीटा एंगल है, तो अगर ओरिजिनल इंटेंसिटी आई नॉट है तो इससे पास होने के बाद इंटेंसिटी की वैल्यू जो होगी वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। सारा इंटेंसिटी डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। दो ही लॉ है इसमें, उसके अलावा कुछ इसमें है ही नहीं। एक क्वेश्चन हर साल आता है। है ना, ये आपका गैस है, राइट। एक वर्ड हम यूज करेंगे, क्रॉस पोलराइड, क्रॉस्ड पोलराइड। भाई क्रॉस पोलराइड्स का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, ये हम समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रॉस्ड पोलराइड। है ना, तो क्रॉस पोलराइड्स का मतलब होता है कि एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन इज परपेंडिकुलर, कि जो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। पोलराइजेशन इज, है ना, कि जो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन होगी वो क्रॉस पोलराइज में परपेंडिकुलर होती है, उसको हम क्रॉस पोलराइड बोलते हैं, इज परपेंडिकुलर, है ना। मतलब जो थीटा की वैल्यू होगी वो 90 हो जाएगी। तो अगर हम डायग्राम बनाए तो क्रॉस पोलराइज का मतलब जस्ट आपका ये हो जाएगा, है ना, कि क्रॉस पोलराइज का मतलब एक पोलराइजर आपने ऐसा बना लिया, दूसरा भी ऐसा ही है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। मतलब इसका जो एक्सिस होगा
है ना। अगर मैं इस तरह से वर्टिकल ले लूँ तो दूसरे का एक्सेस जो हो जाएगा वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, इसलिए आपका 90 हो गया ये सर। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलराइज, है ना, कि दिस इज नोन एज क्रॉस पोलराइज। तो अगर कोई अनपोलराइज लाइट यहां से इंटर होकर इससे पास होती है, तो अगर अनपोलराइज लाइट की सपोज आपकी इंटेंसिटी जो है वो मैं ले लेता हूँ बेसिकली आपका अनपोलराइज लाइट का मतलब जस्ट हम अब ऐसा बना लेंगे कि अनपोलराइज लाइट का मतलब हो जाएगा कि एक वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा और एक इसमें डॉट बना लेंगे तो अनपोलराइज हो जाएगा। तो आपने बोला कि अगर इसकी इंटेंसिटी 2 आई नॉट है तो जब ये पोलराइज्ड हो जाएगी तो इसकी इंटेंसिटी आई नॉट हो जाएगी, है ना। वही बात है, मलस लॉ से ही आई नॉट आता है। और ध्यान रखना कि इसका एवरेज जो होगा कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ हो जाएगा, तो इसलिए इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, तो 2 आई नॉट से आई नॉट हो जाएगा। अब जब ये पास होगा इससे तो क्या इंटेंसिटी आउटपुट होगी इस केस में, अगर क्रॉस पोलराइड है तो कितनी इंटेंसिटी आउटपुट हो जाएगी इससे बताओ। आई नॉट बाई 2। नहीं, ठीक से देखो कि भाई 2 आई नॉट से पोलराइज हुआ तो आई नॉट हो गया, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो कितनी इंटेंसिटी यहाँ से बाहर निकलेगी, 0। 0 निकलेगी, लाइट बाहर ही निकलेगी, है ना। रेडिएशन पूरा कट ऑफ हो जाएगा, 100% 0 आ जाएगा, क्योंकि आप लॉ ऑफ मेलस यूज करोगे ना, तो आप यूज करोगे आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर इस केस में थीटा 90 डिग्री होगा मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 0 इंटेंसिटी की लाइट बाहर निकलेगी, जो लाइट बाहर ही निकलेगी पूरी प्रिवेंट हो जाएगी। तो इसलिए वो फ्लैप वाले ग्लासेस जो होते हैं, कई बार आपने देखा होगा ना, पुरानी जेम्स बॉन्ड की मूवी में होता था, आजकल दिखता नहीं मुझे, जिसमें एक ग्लास के ऊपर दूसरा फ्लैप लगा होता है, हाँ, तो फ्लैप को लगा दो आप, पूरे रेडिएशन कट ऑफ हो जाएंगे पूरे, है ना। तो पूरे रेडिएशन ही कट ऑफ हो जाएंगे कि एक पोलराइड की वर्टिकल एक्सेस होगी, एक की हॉरिजॉन्टल होगी, क्रॉस करेंगे पूरा कट ऑफ लाइट हो जाएगा, कोई भी इंटेंसिटी आपकी आई में पास नहीं होगी, है ना, कि भाई कोई भी इंटेंसिटी आपकी आईज में पास नहीं होगी। तो इसको हम क्रॉस पोलराइड बोलते हैं, है ना। ये टेक्निकल मीनिंग है, ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें कि जब परपेंडिकुलर होंगे तो क्रॉस पोलराइज बोलते हैं, राइट। तो ये आपका थोड़ा सा तो एक ही लॉ है लॉ ऑफ मेलस, एक और लॉ होता है वो मैं भी डिस्कस करता हूँ, इसी 2 लॉ के ऊपर मोस्टली आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, ये आपका गया। अब एक और होता है जो नेक्स्ट लॉ हम इसमें पढ़ते हैं, वी कॉल्ड इज अ ब्रेविस्टर लॉ, है ना, कि जो सेकंड लॉ लॉ ऑफ मेलस के बाद जो सेकंड लॉ होता है दिस इज नोन एज अ ब्रेविस्टर्स लॉ। So can you show the previous slide? अभी शो करता हूँ, Done, sir. Thank you. है ना, कि जो नेक्स्ट लॉ होता है दिस इज कॉल्ड द ब्रेविस्टर लॉ। है ना। तो जो ब्रेविस्टर लॉ होता है एकदम सिंपल चीज है कि ब्रेविस्टर लॉ जब भी आप डिफाइन करोगे वो ये होता है ना। ब्रेविस्टर लॉ का जो रिलेशन होता है वो होता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन से, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन से, इससे इसका रिलेशन होता है ना, किसका जो मेन रिलेशन है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन से है। तो ब्रेविस्टर लॉ आपका ये बोलता है
है ना, कि ब्रेवस्टर लॉ की जब भी हम बात करेंगे तो ब्रेवस्टर लॉ आपका ये बोलता है कि सपोज आइए आप ऐसे लिख लो कि इफ रे इंसिडेंस, है ना, on a denser medium, on a denser medium from air, सर ये न्यू टॉपिक है या उसी में सब टॉपिक? क्या चीज? ये सब टॉपिक है ना सर? हाँ, ब्रेवस्टर लॉ का ही, ब्रेवस्टर लॉ पे सब टॉपिक ही है। सेकंड जो लॉ ऑफ माइलस था वैसे ब्रेवस्टर लॉ का ही है कि रे इंसिडेंस साउंडेड फॉर डेंसर मीडियम फ्रॉम एयर देन फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, कि इसको थोड़ा डेफिनेशन में सारा कुछ है, फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस refracted and reflected light, है ना, particular angle of incident reflected light becomes perpendicular, है ना, that angle is called angle of polarization, angle of polarization, है ना, and reflected light become polarized, reflected light becomes polarized, ये आपका होता है ना। तो इसको ठीक से समझना आप थोड़ा सा कि फ्री इंसिडेंस, है ना, ऑन ए डेंसर मीडियम फ्रॉम एयर देन फॉर ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, बिकम्स परपेंडिकुलर, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ पोलराइजेशन एंड रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम पोलराइज्ड, है ना। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम में जस्ट मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जैसे ये दो मीडियम की बाउंड्री है ना, इधर कोई दूसरा मीडियम है, मे बी डेंसर कुछ भी, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है ना, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज आपका म्यू है, और एयर से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहां से एयर से कोई अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, तो एक एंगल होगा पर्टिकुलर, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, कि जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पर्टिकुलर एंगल बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं थीटा पी, है ना, कि थीटा पी लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, कि दिस एंगल इज नोन एज अ थीटा पी, सब्सक्रिप्शन में पी है ना, थीटा पी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, है ना। तो जब एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट होगा ना, तो जो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट है ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाती है, कि आपको पता है इसका कुछ पोर्शन तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइक दैट, और कुछ पोर्शन आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना, और ये जो दोनों है परपेंडिकुलर में कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऐसा एंगल सेट करते हैं जिसमें दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, ये रिफ्लेक्टेड हो गई और ये रिफ्लेक्टेड हो गई। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, है ना, तो हम बोलते हैं इस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो पोलराइज्ड हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड होने का मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट लाइट आपकी अनपोलराइज्ड है, मतलब ये भी ऑस्लेशन है डॉट भी है, ये भी ऑस्लेशन है डॉट भी है, ये भी ऑस्लेशन है डॉट भी है ना, तो अगर ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे स्ट्राइक अगर करेगी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन का मतलब है कि एंगल जब 90 हो जाएगा तो यहां पे सिर्फ डॉट बच जाएंगे, है ना, बाकी एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड हो गई, है ना, कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी ये क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी पोलराइज्ड, ये आपको हो जाएगा कि इस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट बेसिकली आपकी पोलराइज्ड हो जाएगी, ऐसे ऐसे आई रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड हो गई। लेकिन जो ट्रांसमिटेड लाइट थी वो भी अभी भी अनपोलराइज्ड ही रहती है। ट्रांसमिटेड लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट का पोलराइजेशन नहीं होता है,
ये तो अनपोलराइज्ड ही है ना, कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट है ये आपकी अनपोलराइज्ड ही रहती है, अनपोलराइज्ड या पार्शली पोलराइज्ड लिख दो, कि इसका भी पोलराइजेशन होता है लेकिन ये पार्शली पोलराइज्ड होती है ना, कंप्लीटली पोलराइज्ड ये हो जाएगी, पोलराइज्ड कंप्लीटली, है ना। तो लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसमें कि एंगल ये 90 होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ, है ना। आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पे थीटा पी हो गया, आप ये आर एंगल यहां से निकाल सकते हो, कितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा पी हो जाएगा। अब देख लो अगर थीटा पी है ये भी थीटा पी होता है, ये बीच का एंगल 90 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा पी हो जाएगा, है ना। तो जब आई थीटा पी होता है तो उस टाइम आर की वैल्यू 90 माइनस थीटा पी होती है, और जब ऐसा होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड हो जाती है। तो उसके लिए एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगा लो, भाई म्यू की वैल्यू क्या होती है साइन आई बाई साइन आर तो होती है, तो आई की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे थीटा पी, और यहाँ पे आपका आर की जगह पे आ गया 90 माइनस थीटा पी, तो साइन 90 माइनस थीटा पी तो कॉस थीटा पी हो जाएगा, मतलब ये tan थीटा पी आ गया, है ना। तो जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन होगा यहाँ से आपका आ जाएगा कि थीटा पी की जो वैल्यू होगी वो tan इनवर्स म्यू होगी, है ना। तो ये जो थीटा पी की वैल्यू होती है इसको हम ब्रेविस्टर लॉ बोलते हैं, थीटा पी की वैल्यू जो होती है वो tan इनवर्स म्यू होती है, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके इक्वल होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज्ड हो जाती है, दिस इज ब्रेविस्टर लॉ, है ना, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके इक्वल होगा थीटा पी के तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाएगी पोलराइज्ड हो जाएगी। तो दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला है, एक लॉ ऑफ मेलस है, उसका पूछ लो। ये कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल होते हैं, है ना, और क्वेश्चन हमेशा आते हैं, अक्सर पूछ ही लेते हैं इसको। सर रिफ्लेक्टेड वाली लाइट पूरी तरह से पोलराइज हाँ रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, इसलिए तो यहाँ पे टाइटल जो है ना पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है। ये भी पोलराइज होती है लेकिन पार्शली होती है, कंप्लीटली पोलराइज जो होगी जिसमें सिर्फ डॉट ही होंगे, है ना, वो आपकी सिर्फ यही होगी, है ना, कि रिफ्लेक्टेड वाली लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। हाँ सही बात है, कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पी हो जाएगा, तो तभी तो tan थीटा पी हो जाएगा, थीटा पी इज द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो आज जो हमने पढ़ा ना अभी एक क्लास या एक क्लास से भी कम में, इसमें उतने ही क्वेश्चन आते हैं जितने काइनेमेटिक्स के आते हैं, जो कि हम 3-4 महीने पढ़ते रहते हैं, है ना। 2-3 महीने काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें भी इतने क्वेश्चन आएंगे जितने इससे आएंगे, है ना? ऐसा नहीं उससे बहुत ज्यादा कुछ आ नहीं आएगा, वो स्टार्टिंग में सीखने के लिए पढ़ते हैं हम बहुत दिन तक उसे। ये सब टॉपिक थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए नीट के लिए आपको। ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो मैंने बताया आपको, है ना, ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट चीज है।
तो इसमें क्या है ना कि एक बार सीख लेने के बाद इसके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, है ना। और इसमें ये होता है कि आता है या नहीं आता है, क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी नहीं बनते हैं इसमें। सर फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर क्या है नीट के लिए? अच्छा स्कोर क्या है? हाँ, अच्छा मतलब मतलब वो, मिनिमम कितना आना चाहिए, मिनिमम तो कितना मुझे तो आना लगता चाहिए? है 650। नहीं सर, सिर्फ फिजिक्स का नीट में। अच्छा सिर्फ फिजिक्स का, सिर्फ फिजिक्स हाँ। का 180 में आप 160 तक ले आओ। 160 सही रहेगा, बाकी जितना ले आ सकते हो ला लो, 160 सही रहता है। तो जैसे मैं 650 बोल रहा हूँ ना, मतलब मैंने 70 नंबर कम बताए हैं, तो फिजिक्स में 20 का कम का स्कोप होता है ना। ऐसे 20 कम स्कोप केमिस्ट्री में भी होता है, लेकिन बायो में थोड़ा कम कम का स्कोप होता है, उसमें 15-15 नंबर ही मांगना, 15 मार्क्स तक। तो बायो बच्चे कर लेते हैं काफी। तो मतलब वही बात है, 650 का टारगेट अचीव करना चाहिए आपको, उसके ऊपर जितना आ जाए वो तो अलग बात है। मतलब 20 मार्क्स का मार्जिन होता है आपके पास। हाँ 116 केमिस्ट्री, सही बात है कि भाई 160 फिजिक्स में ले आओ, 160 आप केमिस्ट्री में ले आओ, बाकी में 170 कम ज्यादा लाना पड़ेगा आपको, 165 एंड 165 ले आओ। ये एक मार्क्स होता है, मॉडेस्ट मॉडेस्ट मार्क्स हैं, है ना? तो सब कैंसिल आ जाएगा, तो इससे 650 मार्क्स आ सकते हैं आपके। तो इसमें 20 नंबर कम है, इसमें 20 कम है, इसमें 15-15 कम होते हैं जे एंड बी में। बायो कर लेते हैं बच्चे, बड़े मास्टर होते हैं बायो के। और मतलब एक मतलब ऐसा नहीं कि क्या बच्चे क्या करते हैं ना, एक्स्ट्रा फोकस उसमें फिजिक्स में डाल देते हैं, वो भी सही नहीं होता है, बहुत ज्यादा नहीं करना होता है। आपको बायो और बाकी सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होने चाहिए आपके, है ना। ठीक, ये कर लिया हमने। तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं इस चीजों को जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, है ना। तो आई डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखोगे एकदम आसान होते हैं, बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे उसे, दो ही फॉर्मूला ही है ना। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। अरे बहुत सारे आंसर्स आ गए। हाँ गौतम आहाना, योर आंसर इज करेक्ट, सही है बोल रहे हो। देविशी दिवेश, योर आंसर इज करेक्ट, है ना, सही है।
हाँ नेत्रा, योर आंसर इज करेक्ट. ठीक है. हाँ सोहम, योर आंसर इज करेक्ट. अब सही है. देखो क्या है इसमें, जल्दबाजी में अगर करेंगे ना बच्चों, अरे ये तो बहुत सा क्वेश्चन आ गया. लॉ ऑफ माइलस, और लगाया लॉ ऑफ माइलस आई नॉट, है ना, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो बोला आई नॉट बाई टू आंसर है. आई नॉट बाई टू मतलब सी ऑप्शन सही है ना. तुरंत -1 हो जाएगा. मयंक योर आंसर इज करेक्ट, है ना, तुरंत -1 हो जाएगा यहाँ से आंसर. ये गलत आंसर है, ये सही नहीं है सोल्यूशन, है ना. क्या गलती है इसमें भाई, क्या गलती कर रहे हैं? सही तो लग रहा है लॉ ऑफ माइलस लगा के. क्या गलती कर रहे हैं इसमें ऐसा करने में हम? भाई लॉ ऑफ माइलस लगा. पर वो पहले आई नॉट से आई तो उसके बाद हाँ हो जाएगी. बिल्कुल सही है, क्योंकि अनपोलराइज लाइट है ना. सर आई नॉट बाई टू पहले इंटू 1/2 होगा. हाँ, जब पोलराइज ए से पास होगी तब वो पोलराइज भी तो होगी. तो पहले आई नॉट से जब ए से पास होगी ये, है ना, तो ये आई नॉट बाई टू भी तो हो जाएगा. ये बच्चे भूल जाते हैं कई बार कि पोलराइज अनपोलराइज, जब पोलराइज होगी तो पहले आई बाई टू हो जाएगी. फिर जब ये बी से पास होगी, अगर एंगल 45 डिग्री है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. तो अब एक्चुअल इंटेंसिटी तो आई नॉट बाई टू पहले हो चुकी है ना, इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये आपका आई नॉट बाई 4 हो जाएगा, है ना. तो क्या आ जाएगा, इसलिए आपका आई नॉट बाई 4 मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट. सी सही नहीं है, डी सही है. ये गलती कभी नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि अनपोलराइज लाइट तो नहीं है कहीं. तो मतलब पहले इंटेंसिटी को हाफ कर देंगे ना? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे. अनपोलराइज लाइट जब पोलराइज्ड होगी तो पहले इंटेंसिटी पहले ही हाफ हो जाएगी, है ना. बस उस क्वेश्चन पढ़ना भी ऐसा, क्या क्या पता वहां पोलराइज लाइट दिया हो इंटेंसिटी आई नॉट, नहीं. वो पढ़ना है क्वेश्चन में कि अनपोलराइज लाइट है या पोलराइज्ड है. यूजली अनपोलराइज्ड ही होती है. तो आंसर आई नॉट बाई टू नहीं बल्कि आई नॉट बाई 4 होगा. तो इस तरह से थोड़े से, ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंटेंसिटी हाफ करना. डन सर. है ना, ये आपका. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Okay, you can go for this question. हाँ श्रेया, मीत, सही आपका आंसर.
Soham, Devesh, your answer is correct. देवेश ही सही है आपका। राही सही है, गौतम सही है, सब लोगों ने सही आंसर दिया है। रुतिका, योर आंसर इज करेक्ट। सही है, बिल्कुल सही आंसर। है ना, सही है, है ना, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट जब 60 डिग्री है तो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जा रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट। तो कंप्लीटली पोलराइज का मतलब म्यू जो होगा वो tan थीटा पी के इक्वल हो जाएगा, और थीटा पी तो 60 डिग्री है। अगर कंप्लीटली पोलराइज होता तो ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे tan 60 डिग्री आ गई, मीन्स म्यू√3 आ गया। अब म्यू एक्चुअली होता क्या है? म्यू जो होता है स्पीड ऑफ लाइट का ही तो रेशियो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो C इक्वल टू आपका हो जाएगा C0/√3। तो C0 तो आपको पता ही 3 × 10⁸ होता है, √3 आ गया। रैशनलाइज कर देंगे तो √3 × 10⁸ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। वही ब्रूस्टर लॉ है। सर ये सारे सम्स आप ग्रुप पे भेज सकते हो? हाँ, ग्रुप में भेज दूंगा मैं। I'll send it up to you। है ना, ये आपका जाएगा इस तरह से। ठीक है, 1060 बेटा सही तो है। वो 1060 से तो √3 आ गया ना, ये फॉर्मूला यूज करके म्यू आ गया। पर बाकी के क्वेश्चन में पावर डिफरेंट हो सकते हैं। पावर मतलब 10⁻। हाँ, मतलब ऑप्शंस में वो मतलब पावर तो सबके सेम ही है, तो कॉफिशिएंट से ही कर लेंगे। मतलब ये तो निकालने पड़ेगा ना, √3 होता है म्यू, उसके बाद। नहीं सर, वो निकालने के बाद अभी यहाँ पे हर ऑप्शन में 10⁸ है, पर अगर कोई क्वेश्चन में डिफरेंट होगा तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ। एक वो पता नहीं ना म्यू की वैल्यू क्या आती है, तो उससे हो सकता है पावर भी इफेक्ट आ जाएगा किसी केस में, है ना, कि म्यू की वैल्यू जो हो जाएगा वो किस तरह से आ जाएगा। तो इससे आपका C ऑप्शन इज करेक्ट, तो C सही है आपका, है ना, यहाँ कर सकते हैं इसे। ये कर लो। तो इतना आसान आसान क्वेश्चंस आते थे यार पहले।
हाँ, गौतम, your answer is correct. Devishi, your answer is correct. Netra, your answer is correct. Devesh, your answer is correct. आप सबके आंसर सही आ रहे हैं. Jayant, Dhwaj, and Meet, your answer is correct. अरे क्वेश्चन तो सही है बेटा. क्वेश्चन बस इसका ग्राफ बनाना है आपने कि भाई अगर i इक्वल टू आपका है i नॉट cos स्क्वायर थीटा t, तो थीटा चेंज करेंगे तो i चेंज होगा, तो ग्राफ कैसा होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? तो cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ होगा, तो जो भी ग्राफ होगा वो cos स्क्वायर थीटा का होगा ना. हाँ, आप सही है श्रेया, सही बता रहे हो, cos स्क्वायर थीटा का होगा. तो cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ ये तो नहीं हो सकता कभी भी, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो साइन स्क्वायर का ग्राफ है. अब आपके पास चॉइस है इसमें और इसमें, दोनों cos स्क्वायर थीटा के ग्राफ है, तो फिर आपको वैल्यूज रख के चेंज करनी पड़ेगी. तो अगर मैं इस फॉर्मूले में थीटा 0 ले लेता हूँ तो i की वैल्यू i0 होगी ना, cos 0 1 हो जाएगा. ये तो सही है, इसमें भी सही है और यहाँ पे भी सही है i0, है ना, ये i0 सही है. फिर मैं चूज करता हूँ थीटा 90 डिग्री, तो i की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना. तो थीटा 90 पे i 0 हो गया, लेकिन इसमें थीटा 45 पे 0 बोल रहा है, वो गलत हो गया. फिर बी ऑप्शन सही हो गया. और जब थीटा आपका 180 डिग्री हो जाएगा घुमा के, तो फिर से i की वैल्यू i0 हो जाएगी. तो इंटेंसिटी धीरे धीरे एंगल चेंज करेंगे, तो 0 से एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा तो कम होगी. जब क्रॉस्ड हो जाएगा 90 पे तो एंगल 0 हो जाएगा इंटेंसिटी. फिर से जब चेंज करेंगे तो फिर से बढ़ेगा और 180 में फिर से i0 हो जाएगा. तो बी और डी में से वैल्यूज देख के बदल गया कि बी होगा, तो बी ऑप्शन सही आ गया. तो बी ऑप्शन सही आ गया. तो जो भी वेरिएशन होगा cos स्क्वायर थीटा के हिसाब से होगा, पहला दोनों तो हो ही नहीं सकता. बी और डी में आपने डाटा से देख लिया. तो देखो इतना आसान सा क्वेश्चन है. सर एक बार डी क्यों नहीं हो सकता, आप प्लीज बताइए. डी आप देखो 45 पे इंटेंसिटी 0 बोल रहा है ना, अगर इसको हाँ अगर 45 लिखूं तो आई की वैल्यू तो i0/2 हो जाएगी ना, हाँ तो 0 नहीं हो सकती ना, हाँ सर. उस हिसाब से अपन करेंगे. चलो इसको देखते हैं ये क्या करना चाह रहा है. तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बी था. बी फॉर बॉम्बे, बी आंसर सही था उसका. हाँ, पेनल योर आंसर इज करेक्ट. देवशी योर आंसर इज करेक्ट. सोहम सही है.
दिवेश सही है। श्रेया ये सही नहीं, ध्यान दो जरा सा, अनपोलराइज पोलराइज भी होगा, वो नहीं भूलना है आपने। हाँ रुतिका सही है आपका आंसर। गौतम सही है आपका आंसर। सही है श्रेया, आप सही है आपका आंसर। सही है। क्या देखो, इसमें ऐसा ले लेते हैं कि दो पोलराइड्स थे, ये P1 था, ये P2 था, है ना। इसने बोला P1 एंड P2 जो है वो क्रॉस्ड है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब P1 अगर वर्टिकल ले लें हम इसमें, तो जो आपका P2 था वो आपका हॉरिजॉन्टल है। ये P1 एंड P2 क्रॉस्ड है। क्रॉस डायग्राम बना लिया करना, इसमें बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, तो उसको ध्यान से करना होता है। P1 एंड P2 की तो स्टोरी आसान है, एक और भी पोलराइड्स है, इसके बीच में रखते हैं उसे, है ना, कि एक और पोलराइड्स हमने बीच में रख लिया ऐसे, है ना, जो कि जिसके की एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन 45 डिग्री के एंगल पे है, तो इसका 45 डिग्री के एंगल पे आ गया, तो ये आपका इस तरह से आ गया, है ना, कि ये आपका P1 हो गया, ये P2 हो गया, बीच में आपने P3 रख दिया, है ना। तो इसने बोला अनपोलराइज लाइट, अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सी लाइट इंसिडेंट हो रही है। अनपोलराइज लाइट आई तो पहले ही हाफ हो जाएगी, है ना। तो बी जो ऑप्शन देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं कि उसको हाफ नहीं करते हैं बार बार, या I0 से पहले ही I0/2 हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर 45 डिग्री में पास होगी तो लॉ ऑफ मैलस लगा देंगे, तो आई की वैल्यू I0/2 cos स्क्वायर 45 डिग्री आ जाएगी, ये आपका I0/4 हो जाएगा। तो I0/2 अगेन I0/4 हो गया, फिर से पास होगा तो इन दोनों के बीच में भी तो एंगल 45 ही हो जाएगा, कि पहले दोनों के बीच में 45 प्लस नहीं तो 45 हो जाएगा, तो अभी I0/8 हो जाएगा। I0 से पहले पोलराइजेशन की वजह से I0/2 हुई, फिर 45 एंगल की वजह से I0/4 हो गया, फिर 45 के बाद I0/8 हो गया, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो वो जरूर करना है आपको, अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड, है ना, तो ये वो ऑप्शन जरूर होता है जिसमें आप नहीं करोगे। ये आपका गया इस तरह से। इसमें क्या दिक्कत है, छोटा सा पढ़ के दो फॉर्मूला याद करके अगर एक दो क्वेश्चन नीट में हो जाते हैं तो फिर इतना प्रॉब्लम क्या है, इसमें पढ़ लेना चाहिए।
हाँ ये थोड़ा सा सॉल्व कर लो जरा सा। ये भी नीट में ही पूछा गया है। हाँ Swam, your answer is correct. बहुत सही आपका आंसर। गौतम सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो ऑसिलेट करती है ना, तो जो हम एरो शो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही तो है। दिव्येश सही है आपका आंसर। रुतिका सही है। ठीक, सही बताया आप इसमें। है ना, ये थोड़ा सा केयरफुली करना होता है, थोड़ा सा देखो प्लेन बना लो पहले। सपोज मैंने बोला ये दो, एक्चुअली में 3D होता है ना, हम तो नॉर्मली एक प्लेन में लेते हैं, ये दो मीडियम की बाउंड्री है, ऐसा मैं ऐसा ही बना सकता हूँ ऐसे, चाहूँ तो ऐसा बना सकते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे से बनाते हैं ऐसे। प्लेन समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। अब यहाँ पे एक प्लेन बना लो आप ऐसे, है ना, ये ऐसा, इससे समझ में आएगा सही आपको। ये ऐसा है ना, कि भाई ये मैंने बनाया है वो बाउंड्री जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, मे बी ग्लास हो सकता है, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है ना। अब मैंने यही तो बोला था, इस प्लेन में आएगा कोई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, यही तो बोलता है कि सारे एक ही प्लेन में होते हैं। तो यहाँ पे कोई अनपोलराइज लाइट ऐसे आई, है ना, अगर वो एक पर्टिकुलर एंगल पे आएगी तो रिफ्लेक्टेड का पोलराइजेशन हो जाएगा और ट्रांसमिटेड ऐसे चली जाएगी, है ना। यहाँ पे हम नॉर्मल बना लेते हैं ऐसे, है ना। तो आप बना लो ऑसिलेशन, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये है और ये डॉट आ गया यहाँ पे आपका, ये तो अनपोलराइज्ड ही रहती है, तो इससे हमें कोई मतलब होता नहीं है, पोलराइजेशन में डॉट रह जाता है। तो ये जो प्लेन है ना, इसी को तो हम बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस।
प्लेन ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये जो प्लेन होता है इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना। तो अब इस डायग्राम से क्लियर है। तो आपको पता है ये एंगल तो हम जानते हैं कितना होना चाहिए, आई जो होना चाहिए वो tan इनवर्स म्यू होना चाहिए। tan इनवर्स म्यू होगा तो पहला तो गलत हो ही गया, ये भी गलत है, ये tan इनवर्स 1/म्यू बोल रहा है, तो ये दोनों तो गलत हो गया। अब इन दोनों में चॉइस है बी और सी। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये सही है। आप देखो ये डॉट जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो है ना, कि जो डॉट है जो ऑसिलेशन हो रहा है जो इंसिडेंट प्लेन ऑफ इंसिडेंट उसके परपेंडिकुलर ही तो है। रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इलेक्ट्रिक वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन वेक्टर, ये गलत है, इसके पैरेलल है, प्लेन ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पैरेलल है ये जो डॉट है, ये इसके तो पैरेलल ही डॉट है आपका ये, लेकिन जो इंसिडेंट है इसके परपेंडिकुलर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, ये भी इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो डॉट बने हुए हैं इसमें जो ऑसिलेशंस होंगे इस सरफेस के तो पैरेलल हैं, लेकिन जिस जो इंसिडेंट का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, तो उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ये सही होता है, बड़ा मतलब थिन लाइन होती है, मतलब ए और डी में तो पक्का हो गया कि ये तो नहीं है, लेकिन बी और सी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो +4 और -1 में ऑसिलेट करते रहते हैं, तो ध्यान रखना। ये आपका guess है। Done, sir. ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे अटेम्प्ट कर लो, फिर खत्म करते हैं, फिर मैं बाकी क्वेश्चंस भेजता हूँ ग्रुप में आपको भी। हाँ ये कर सकते हैं वैसे तो। ध्वज जैन सही है आपका आंसर। Soham, your answer is correct. Pinal, your answer is correct. Devishi, your answer is correct. सही बात है, सही आंसर दे दो आप लोग सब लोग। सही है, सही बता रहे हैं, है ना। मैं बताता हूँ क्योंकि है ना इसमें नन ऑफ दिस सही है, इसमें से कोई एंगल नहीं है। अब डायग्राम बना लो, अपने आप आ जाएगा आपका, 1 मिनट में डायग्राम तो बनाना होता है। ऐसा ये ऐसा पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। हाँ सही बात, सही बात। नहीं इसका आंसर 205 आएगा, आंसर जो आएगा वो 205 दे दिया है। देख लेता हूँ कितना आ रहा है। आप देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है ऐसे, और इसने बोला ये पोलराइजिंग एंगल है,
पोलराइजिंग एंगल का मतलब ये पोलराइज्ड हो जाएगी लाइट। तो अगर ये पोलराइज एंगल है तो ये तो आपका 57.5 ही होगा, ये भी 57.5 ही होगा, ये एंगल 90 होना चाहिए, है ना। हर एंगल पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे ऐसा होना जरूरी है। तो ये बोल रहा है ये पूरा एंगल कितना होगा, ये तो इसने पूछा हुआ है ना। एंगल में इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना हो जाएगा, 57.5 प्लस 57.5 प्लस 90, तो इससे आपका 205 डिग्री आ जाएगा। आई थिंक 205 डिग्री तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो नन ऑफ दीस आ जाएगा, है ना। तो नन ऑफ दीस आ जाएगा, ये तो सही है। 205 इज द करेक्ट एंगल, बिल्कुल सही है ना। ऐसे हम कर लेंगे। तो ध्यान रखना पोलराइजिंग एंगल दिया हुआ था ये, अगर पोलराइजिंग एंगल नहीं होता ये तो हम थोड़ी बोल सकते हैं 90 डिग्री हो गई, तो एंगल कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब पोलराइजिंग एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड होगी, तो ये एंगल 90 ही हो, तभी ऐसा होगा, है ना। हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। आज हमने पोलराइजेशन खत्म कर लिया। बस अब इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, लाइक डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, और भी मैं देखता हूँ, अगर कोई बच्चे होंगे तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अब आप लोग मॉड्यूल कर लो, है ना। एक दो क्लास में जितने डाउट्स हो सकते हैं मैं ट्राई करूंगा, ये कर लूँ उसे, है ना। लेकिन बैलेंस बना के पढ़ना, करना सब कुछ है आपको, कोई एक चीज के पीछे नहीं पढ़ना। मेन एम अभी आपका है कि 10 अक्टूबर को जो मेजर टेस्ट है उसमें स्कोर करना। अगर वो स्कोर आपका जूलॉजी बॉटनी पढ़ के आ रहा है तो उसी को पढ़ो, फिर जिससे भी वो स्कोर कर सको, वो चीज मेन है ना। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। थैंक यू। हाँ, थर्ड को TWT भी है, बिल्कुल सही है। थर्ड को किस टॉपिक का TWT है? किसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, करंट, ठीक है, चलो करंट है, बिल्कुल सही है। मतलब मैं तो उसको नहीं देख रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि 10 अक्टूबर में टेस्ट में नंबर आना चाहिए, वो ध्यान रखना आप इसमें, उसको। सर 10th अक्टूबर वाला बहुत डिफिकल्ट है क्या, फिजिक्स का पार्ट? पता नहीं बेटा, मैंने बनाया नहीं उससे इस बार, मैं बता नहीं सकता कैसा है वो, है ना। जब मेरे पास आएगा तो फिर भी मैं करूँगा, पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, ओके, बाय बाय। सर बाय।